जय हिंद फ्रेंड्स, इस 6 अगस्त 2023 लेट्स गेट स्टार्ट द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जो कि कंपाइल करके आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे प्रोवाइड करी जाती हैं। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या नई चीज़ें हैं जो आज इंपॉर्टेंट है, वो सारी डिटेलिंग आज देखी जाएगी। आज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम रहे हैं, कौन, तो इमरान खान, इनको सभी लोग जानते हैं। इनको जो है 3 साल की यहाँ पे जेल हो गई है। वो सारी डिटेलिंग यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आखिर वो चीज़ें क्यों हुई है, क्या कारण है, यहाँ पे वो चीज़ें चल रही हैं। तो ये 3 साल की इनको जेल टर्म दी गई है, वो भी गिफ्ट केस को लेकर के। तो ये बैकग्राउंड में गिफ्ट केस क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही निकल के आता है, आखिर ये गिफ्ट है क्या। तो आपको बता दें, इमरान खान फॉरेन विजिट पे गए थे। वो कहाँ पे, तो आपके सऊदी अरेबिया के सलमान जब प्रिंस थे यहाँ पे, उनके पास ये चीज़ें जब फॉरेन विजिट किए थे, वहाँ पे उनको एक गिफ्ट दिया गया था। वो गिफ्ट क्या था, तो एक हैंड वॉच था। ये गिफ्ट हैंड वॉच था। ये हैंड वॉच क्या है, तो लगभग 140 मिलियन रुपए की वर्थ प्राइस इसको बताई जा रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो इन पे एलिगेशंस लग रहा है, आरोप लग रहा है कि ये जो हैं सोल्ड किए हैं, ये बेच दिए हैं। जो गिफ्ट इनको स्टेट के पोसेशंस में होना चाहिए, राज्य के पोसेशंस में, देश के पोसेशंस में होना चाहिए। अब ये चीज़ें इन पे आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण इनको 1 लाख पाकिस्तानी रुपीस का फाइन भरना पड़ रहा है और साथ ही साथ 3 साल के लिए यहाँ पे जेल टर्म देखा गया है। अब ये तो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो देश में बहुत तीव्र गति से बढ़ती हुई जा रही है। साथ ही साथ अगर बात करें फिनेंशियल क्रंच की, तो ये भी फिनेंशियल क्रंच भी देश में फैल रहा है, जिसके कारण यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम सही से चल नहीं पा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, प्राइस हाइक भी बहुत तीव्र गति से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये थी सारी डिटेलिंग। अब थोड़ी सी देखी जाए उस वॉच को जो इनको गिफ्ट दिया गया था। तो आप देख सकते हैं, होली काबा, काबा एक प्लेस है सऊदी अरेबिया में, जो कि बहुत ही रिलीजियस प्लेस मानी जाती है। आपको बता दें, तो ये एडिशन ग्राफ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें इंगित भी की जा रही हैं। तो यही गिफ्ट किया गया था क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा, जो सऊदी अरेबिया के हैं। तो सऊदी अरेबिया टू हिम। तो यहाँ ये चीज़ें याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और 140 मिलियन के आसपास ये चीज़ें वर्थ करती हैं, इनकी रेट है, क्योंकि इसमें डायमंड जड़ी हैं, बहुत सारी गोल्ड से मेटल जो हैं यूज हुए हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है देश की धरोहर के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा था। तो यहाँ पे एलिगेशंस, आरोप लगा है, जिसके कारण इनको 3 साल की सीवियर जेल होती हुई नजर आ रही है। देखिए, इनके घर के सामने मीडिया रिपोर्टिंग, पुलिस पर्सनल खड़ी हुई है, बहुत सारे क्वेश्चंस इनके अब किए जा रहे हैं। तो ये थी सारी डिटेलिंग इमरान खान को लेके। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो 2013 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कहूँगा इसको, ये पूछा गया है, क्योंकि आपकी जो बेसिक जियोग्राफी है वो सारी चीज़ें आपको कवर करना चाहिए, जो कि मैं कई सारी रिवर को यहाँ पे कवर कर दिया हूँ। खास करके अगर बात करी जाए यहाँ पे नर्मदा रिवर को, तो यहाँ पे इसको भी मैं बैकग्राउंड में कवर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, नर्मदा रिवर फ्लो टू द वेस्ट while most other large peninsular river flow to the east. Why? क्या कारण है, यहाँ पे ऐसी बातें बोली जा रही हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, It occupy a linear rift valley. It flow between Vindhya and Satpura. Land slope to the west from central India. कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यही यहाँ पे पूछ रहा है। पहला 1, दूसरा 2, 3 और तीसरा 1, 3, चौथे में नन दिया गया है। कमेंट सेक्शंस में आप लिख सकते हैं। आपको बता दें, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसकी सारी डिटेलिंग आपको नेक्स्ट दे दी जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहा है वो क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और पहले में दे रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दूसरे में जियोथर्मल एनर्जी, तीसरे में ग्रेविटेशनल फोर्स, चौथे में प्लेट मूवमेंट, पांचवें में रोटेशन ऑफ अर्थ, छठवें में रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। पूरा का पूरा यहाँ पे सेट दिया हुआ है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द एबव आर रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है ये लाने के लिए डायनेमिक चेंज सरफेस ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की सतह पे चेंज लाने के लिए कौन यहाँ पर
जिम्मेदार है, यही बातें बोली जा रही हैं। पहले में 1 2 3 4 दे रहा है, दूसरे में 1 3 5 6 दे रहा है, तीसरे में 2 4 5 6 दे रहा है, चौथे में ऑल दिया हुआ है। कौन सा सही है कमेंट सेक्शंस में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट डे इसकी डिटेलिंग आपको प्रदान कर दी जाएगी, चिंता नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पीआईबी न्यूज की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है। वो सारी चीजें आज देखी जाएगी, इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, वो सारी चीजें देख ली जाती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि द्रौपदी मुर्मू हैं ये, अच्छा मेरा क्वेश्चन एक ये है, द्रौपदी मुर्मू किस ट्राइब से निकल के आती हैं, किस राज्य से निकलती हैं और कौन ये प्रेसिडेंट भारत की बनी हैं? ये 3 चीजें मेरा क्वेश्चन आपसे है। कमेंट सेक्शंस में आशा करते हैं आप लोग इसको तो लिख ही देंगे। तो यहाँ पे विजिट की हैं कहाँ पे, ये थेपाकाडू एलिफेंट कैंप, ये वन ऑफ द एशिया की ओल्डेस्ट एलिफेंट कैंप मानी जाती है। कहाँ पर है, तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में, जो कि 5 अगस्त को यहाँ पे विजिट की हैं। तो ये वही जगह है जहाँ पर एलिफेंट विस्पर की शूटिंग हुई थी। याद रखिएगा, एक डॉक्यूमेंट्री जिसको ऑस्कर अवार्ड भी प्राप्त हुआ था, वो यही कैंप थी। नरेंद्र मोदी यहाँ पे कांग्रेचुलेट किए हैं इंडियन वुमेन के लिए, क्यों, तो यहाँ पे जो इंडिया की फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप जो बर्लिन में हो रहा है, वहां पे ये लोग गोल्ड जीतती हुई नजर आई हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेट किए हैं 132वां डुरांड कंप कोकराझोर आसाम में। तो ये जो कोकराझोर है कहाँ पे, आसाम में है, लेकिन क्वेश्चंस ये आ जाएगा कि कौवा ये इनॉग्रेट हुआ, तो 132। और ये डुरांड कप सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, डुरांड कप किससे रिलेटेड है, तो आपका बता दें ये फुटबॉल से रिलेटेड है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर यहाँ पे डिजिटल इंडिया रिस्क फिफ्थ यहाँ पे सिंपोसियम अटेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। ये ऑर्गेनाइज किया गया किसके द्वारा, क्वेश्चंस डायरेक्ट आएगा, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा ये सिंपोसियम ऑर्गेनाइज किया गया है 6 अगस्त को, याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी जो है 3 लाख पेशेंट यहाँ पे, ये एक इम्पोर्टेंट है, आपको बता दें सारी की सारी मिनिस्ट्री डाटा यहाँ पे जो चीजें दी है वो सारी डिटेलिंग हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो है रिसेंटली टीबी की बात करी जाए जो अगर, तो ये टीबी से रिलेटेड पूरी की पूरी टॉपिक यहाँ पर हम लोगों को देखेंगे, क्या आंकड़े हैं और ये किस प्रकार से जो ऑर्गन डोनेशन है यहाँ पे अगर बात करी जाए, तो ऑर्गन डोनेशंस की बातें हम बोलेंगे। ऑर्गन डोनेशंस यहाँ पे किस प्रकार से हो रहा है, वो सारी इश्यू जो निकल के आ रही है भारत में, वो सारी डिटेलिंग यहाँ पे देखा जाएगा। तो 3 लाख पेशेंट्स की बातें बोली जा रही हैं, जिसमें से 20% यहाँ पे जिनकी डेथ होती है प्रतिदिन, और जो वेटिंग लिस्ट में है यहाँ पे ऑर्गन के लिए, तो यहाँ पे 20% प्रतिदिन यहाँ पे डेथ हो जा रही है, जो कि वेटिंग लिस्ट में है। 3 लाख पेशेंट भी वेटिंग लिस्ट में है, लेकिन यहाँ पे 20 उनमें से डेथ हो जा रही है। ये भारत की क्या चीजें दर्शाती हैं कि जो हम लोग ऑर्गन डोनेट नहीं करते हैं ना, वही इश्यू यहाँ पर निकल के आ रही है, उसमें कमी है। पॉसिटी का क्या मतलब होता है, कमी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है चीजें, तो कैडवेयर डोनेशंस, इसका क्या मतलब होता है, ये जो वर्ड है इंपॉर्टेंट है काफी, इसका भी मतलब समझना चाहिए। कैडवेयर का मतलब ये होता है जो डेथ हो चुके हैं, यानी जो 100 हैं वो डोनेशंस कर रहे हैं, जो लिविंग हैं वो नहीं, जो 100 बन चुके हैं जिनका डेथ हो चुका है वो डोनेशंस कर रहे हैं। यहाँ पे वो जो है एग्जैक्टिंग स्टीप टॉल, यहाँ पे थोड़ी सी वो चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, ये चीजें कह रही हैं स्टीप टॉल बोली जा रही हैं। टोटल अगर देखा जाए तो इनमें बहुत सारे बदलाव नहीं आए हैं, लेकिन जो पॉसिटी है, जो कमियां हैं वो बढ़ती हुई जा रही हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट जो है ना वो बढ़ते हुए जा रहे हैं, प्रतिदिन पेशेंट एडअप हो रहे हैं इसमें, जिसके कारण ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री के अगर डाटा देखा जाए यहाँ पे, तो जो नंबर ऑफ डोनर है ना, जो कैडवेयर जिनका डेथ हो चुका है यहाँ पे, वो ग्रे हुए हैं, वो थोड़े से बड़े हैं। 2014 में लगभग 7,000 थे, वही 16,000 क्रॉस करते हुए 2022 में नजर आ रहा है। तो इंडिया की अगर मेडिकल सिस्टम की बात करी जाए तो इसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है कि हमें किस प्रकार से अवेयरनेस फैलाना है, ताकि लोग जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचते हैं कि हमें अपने बॉडी की ऑर्गन को डोनेट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं यहाँ पे कंसीडर करने के लिए, सोशल फैक्टर तो यहाँ पे बहुत सारे हैं जो जिसकी वजह से यहाँ पे डोनेट नहीं हो पाते। तो यहाँ पे अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। अगर आपके डोनेशन से किसी की लाइफ बचती है, उससे ज़्यादा पुण्य रिलीजियस कार्य नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं।
दूसरी चीजें क्या बोली जाए, देश में 600 मेडिकल कॉलेज हैं, 20 एम्स कई जगहों पे खोले गए हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार की सिचुएशंस नहीं है कि यहाँ पे लोग डोनेट कर सकें। ये सब चीजें भी हैं। ओनली 10% पेशेंट यहाँ पे बोली जा रही हैं जो नीडिंग ऑर्गन गेट देम इन टाइम। तो 10% लोगों को जो आवश्यकता है वो सही समय पे प्राप्त हो रही है, बाकी 90% लोग वेटिंग लिस्ट में आ जा रहे हैं। स्पेन, यूएस है बेटर ऑर्गन डोनेशन सिस्टम, हमारे भारत में ऐसी चीजें होनी चाहिए। 30 से 50 डोनेशंस पर मिलियन यहाँ पे निकल के आ जाते हैं यूएस में, स्पेन में। वहीं पे जो आज की आवश्यकता है, तो ये जो ट्रॉमा सेंटर है जहाँ पे इमीडिएट इमरजेंसी सिस्टम जिसको बोला जाता है, वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में इन सब की चीज़ें आईसीयू डॉक्टर को कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्प करना चाहिए फैमिली को, और अवेयर करना चाहिए कि आप डोनेशंस करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि डोनेशन जब तक नहीं करेंगे तो दोनों दूसरे लोगों की लाइफ यहाँ पे कैसे सेव करेंगे डॉक्टर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है जो फैमिली आज डोनेट नहीं कर रही है, कल को उसी की फैमिली को नीड हो जाए, तो क्या करेगा आदमी। यहाँ पे डोनर अगर कोई भी हो, ये फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि आप डोनेट कर रहे हैं कि नहीं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें कि हमें अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखकर यहाँ पे सोशल पॉइंट ऑफ व्यू को देखना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे ये है कि जो रिलीजन है सबका पर्सनल है, उसका भी रिस्पेक्ट होना आवश्यक हो जाता है, यानी विश और विल ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया में इस प्रकार की सिचुएशंस है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर डाटा की बात करें 2022 में तो क्या दिखाती है, इंडिया बहुत ही पुअर रिकॉर्ड है कैडवेयर डोनेशंस में, यानी जो मरने के बाद डोनेशंस हो रहे हैं ना, उसमें जो है बहुत कम हम लोगों का रिकॉर्ड है, कोई अच्छी रिकॉर्ड नहीं हुई है। कंट्री रजिस्टर करी है यहाँ पे 1589, ऑलमोस्ट 1600 मैं मानता हूँ किडनी का केस यहाँ पे, और 700-800 लीवर और 250 हार्ट ट्रांसप्लांट डिसीज्ड कैटेगरी में ये चीजें रजिस्टर करी गई हैं। किडनी पैनक्रियाज ट्रांसप्लांटेशन जो हैं अभी बढ़े हैं, 3 साल की बात करी जाए तो 14 से 22 तक ये चीजें फ्रॉम 3 इन 14 एंड 22, तो ये चीजें बढ़ी हैं। और ये चीजें 14 से 22 इन 2022, यानी 2022 में यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, जो कि इंपॉर्टेंट आपको बता दें। लेकिन ये फिर भी बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ पे जो चेंज होना, इतनी पॉपुलेशन से हम फिर भी यहाँ पे डोनेट नहीं कर पाते हैं। वहीं पे अगर बात करी जाए यूएसए की, तो वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, 34-35 करोड़ की तो पॉपुलेशन अपने उत्तर प्रदेश के इतना मान लीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या बातें कर रहे हैं, अपने भारत में 140-45 करोड़ के लोगों में से हम लोग क्या इस प्रकार के डोनेशंस करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है, हम लोग वर्ल्ड लेवल पे ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन हम लोगों का अच्छा है और कई सारे नेचुरल डेथ भी होते रहते हैं या एक्सीडेंटल डेथ भी होते रहते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं डोनेशंस की तरफ यहाँ पे देखना चाहिए, जिसके दूसरे लोगों को भी जानों को बचाया जाए। और ये चीज़ें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें भी वो चीज़ें रिक्वायर्ड हो सकती हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री यहाँ पे क्या अनाउंस करी है, तो सीरीज ऑफ स्टेप जो कि इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से ऑर्गन डोनेशंस को प्रमोट किया जाए। बहुत सारे इसमें क्या ईजीनेस भी लाया है कि आप रजिस्ट्रेशंस कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के आया है। कोई भी एज बाउंडेशन नहीं है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आप हर प्रकार के यहाँ पे ईजीनेस करती हुई नज़र आ रही है अपने वेबसाइट्स पे, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आसानी से हो सके। इथुनेसिया में भी यहाँ पे विड्रावल ऑफ द लाइफ सपोर्ट, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको मैं यहाँ पर बता दूँ। यूथनेसिया क्या है, तो एक प्रकार से विश और विल के आधार पे जो डेथ मांगते हैं वहाँ पे उसको यूथनेसिया है, और उनके भी ऑर्गन को यहाँ पे यूज करने की बातें बोली जा रही हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कंट्री की है, ऑर्गन ट्रांसपोर्ट, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर इस प्रकार की चीज़ें हम ईजीनेस लाएंगे अपने रूल्स रेगुलेशंस में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिर भी इसके बाद भी हम फेलियर होते हुए नजर आ रहे हैं, उतनी ज़्यादा यहाँ पे डोनेशंस नहीं हो रही है। एनुअल नीड कितनी है, यानी वार्षिक नीड कितनी है बात करी जा रही है, तो 2 लाख तो किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ पे हाईलाइट करे जा रहे हैं, जो कि अर्जेंसी है आज के सिचुएशंस की बात करी जा। यहाँ पे 10,000 ट्रांसप्लांट यहाँ पे हो चुके हैं प्रति ईयर यहाँ पे, और ये चीज़ें प्रत्येक साल गैप होती हुई नजर आ रही है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनएडिक्वेट राइज हो रही है अगर बात करी जाए, 2013 में यहाँ पे 5,000 के आसपास थी, लेकिन 2022 में हम 16,000 के आसपास टच कर रहे हैं। तो ये आंकड़ा बढ़ा तो है,
लेकिन पॉपुलेशंस भी तो हम लोगों का बड़ा है, 2013 से यहाँ तक जाएंगे तो हमारी जो ग्रोथ इतनी स्लो नहीं होनी चाहिए, हमारी ग्रोथ कम से कम ये होनी चाहिए। अगर ये ना हो तो ये तो जरूर होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपको यहाँ पे बता दें। इस प्रकार के चार्ट जो ऑर्गन डोनेशंस दिखा रहे हैं कितनी, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इस सब चीज को लेकर के आई है। मिनिस्ट्री का डाटा जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, लास्ट ईयर लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिसीज्ड ऑर्गन डोनर ये तेलंगाना से निकल के आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो कैडवर डेथ हुई है, जो कैडवर डोनेशंस हैं, यानी जो 100 से निकाल करके ऑर्गन को यहाँ पे किया गया है, वो तेलंगाना सबसे ज्यादा है। तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र इन स्टेट से निकल के आती हैं। दूसरी तरफ क्या चीजें हैं, तो मोस्ट नंबर ऑफ लिविंग डोनर अगर बात करी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। लिविंग डोनर जो हैं वो क्या है, तो वो रिपोर्ट किए हैं दिल्ली एनसीआर से, तमिलनाडु से, केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल से निकल के आते हैं। तो दिल्ली एनसीआर याद रखिएगा लिविंग डोनर के लिए है, और तेलंगाना जो है कैडवर डेथ डोनर के लिए है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या नई चीजें हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि कोई भी अगर इंपॉर्टेंट अपडेट मैं यहाँ पे देता हूँ आपको आसानी से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, खासकर उनके साथ जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। ऐसे कई लोग भी होंगे जो आपके जानने वाले होंगे, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, रिलेटिव मेंबर जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो उनके साथ ये चीजें शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीबी बाय 2025 जो इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पे सेट किया गया था टारगेट, उसको किस प्रकार से गवर्नमेंट यहाँ पर देख रही है, वो सारी डिटेलिंग हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आपको बता दें, चेन्नई बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ट्यूबरकुलोसिस, NIRT क्वेश्चन पूछ देगा। ये कहाँ पे है लोकेशन इसका, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे क्या बातें हैं, तो ये आपके कहाँ पे है, चेन्नई में है, NIRT जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रायल बेस पे यहाँ पे चीजें चली हैं। बीपैल रेजिम, बीपैल रेजिम क्या है, तो यही है बीपैल, जो कि इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली मैं इसकी बैकग्राउंड कवर भी किया हूँ कई सारे वीडियो में पिछले। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, तो बेडाक्यूलिन, प्रीटोमेनिड और लिनजोलिड, ये तीनों मिला करके आपको टीबी की एक दवा बनाई गई है, जो कि 80-85% यहाँ पे इफेक्टिव है। आपकी बात करी जाए तो कौन सी टीबी के लिए, तो टीबी की स्टेजेस जो बताई गई हैं, 3 स्टेजेस यहाँ पे पहली टीबी की MDR, XDR और XXDR। तो ये आपको बता दें, MDR से प्री वाली टीबी, MDR के प्री वाली टीबी तक ये चीजें इफेक्टिव हैं, और 80% पहले जो है यहाँ पे टैबलेट आपको एक साल में कम से कम 5000 के आसपास टैबलेट ले लेनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे क्या चीजें हैं, अब घट करके वो लगभग 200-300 पे हो जाएंगी, और आपको कम टैबलेट कंज्यूम करना पड़ेगा, और काफी इफेक्टिव भी ये चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पे उसी टीबी की बात करी जाती है जो प्लान लेकर के आया है बीपैल रेजिम, याद रखिएगा ये यही चीजें हैं। नई दवा आई है जो कि इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव मानी जा रही है। दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे चीजें आपको बता दें, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ऑल टीबी पेशेंट बताई जा रही है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे सिम्टम्स भी नजर आ रहे हैं, जैसे कि कफ। इन सब चीजों को अर्ली डायग्नोस करने में बहुत सारी इश्यू निकल के आ रही, क्योंकि पता ही नहीं होता कई लोगों को कि यहाँ पे हमें टीबी हो चुकी है यहाँ पे, और अवेयरनेस दूसरी चीजें नहीं है। दूसरी चीजें मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रॉपर नहीं होती है। ये सारी इश्यू निकल के आ रही हैं। तो हेल्थ सिस्टम, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे भी जिम्मेदारी यहाँ पे उसको निभानी चाहिए। दूसरी चीजें क्या निकल के आ रही हैं यहाँ पे, तो 19 से 21 में अगर टीबी की प्रेवलेंस सर्वे रिपोर्ट देखें तो 43% के आसपास टीबी केसेस सर्वे में यहाँ पे मिस कर दिए गए। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप जब मिस कर देंगे सर्वे में, तो भी यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, जैसे कि वो सर्वे कैसे हैं, तो एक्सरे रिपोर्ट यहाँ पे जो नहीं इंक्लूड किया गया उसको यहाँ पे क्या हुआ, उसको मिस कर दिया गया। जबकि बात ये बोली जा रही है कि ऐसा नहीं है कि जो एक्सरे नहीं करा रहा है तो उसको टीबी नहीं है। इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। नो क्लिनिकल सिम्टम, लेकिन यहाँ पे फिर भी इन्फेक्शन टीबी की दिखती हुई नजर आ रही है। 2020 में बात करी जाए तो यहाँ पे RNTCP जो कि पहले टीबी प्रोग्राम चलाई गई थी, उसका नाम क्या है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम अब कर दिया गया है, NTEP कर दिया गया है, याद रखिएगा। तो ये क्या कर रही है, तो अंडरस्कोर इंडिया गोल टू एलिमिनेट टीबी इन द कंट्री 2025 तक सेट करी गई है, और ये गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के
अहेड है 5 साल पहले, यानी 2030 तक वर्ल्ड में टीबी जाएगा, लेकिन यहाँ पे बात करी जा रही है भारत 2025 तक बातें करेंगे। तो किस प्रकार से हम चलेंगे? अगर इस प्रकार से स्लो चलेंगे तो हम कैसे इसको अचीव कर सकते हैं? यहाँ पे यही सबसे इंपॉर्टेंट बातें बोली जा रही हैं। तो हम अचीव करने में कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमारी टारगेट क्या है? 2025 तक हमारी टारगेट है, जबकि 2030 तक यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की टारगेट है जो टीबी को एलिमिनेट करेगी। ट्यूबरकुलोसिस बता दें एक बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज है जो कि बहुत ही ज्यादा आपके लंग को इन्फेक्ट करता है और अल्टीमेटली डेथ होती हुई नजर आती है। टीबी की एक और प्रभावशाली चीजें आपको बता दें जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप टीबी के पेशेंट हैं तो आपको जो भी दवा रिकमेंडेशंस करी गई है वो आपको कंज्यूम करना है टाइमली, डेली, और आपका पूरा का पूरा जो कोटा है, जो पूरा आपका रूटीन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। यानी 30 दिन का, 6 महीने का जो भी आपको दवा चल रहा है उसमें गैपिंग नहीं होनी चाहिए। एक बार गैप हो गई तो वो बैक्टीरिया इम्यून खुद हो जाता है। दूसरी बार अगर चला रहे हैं तो उसमें भी अगर गैप हो गई तो तीसरी बार आपको उससे अधिक दवा खानी पड़ेगी। ये सारी चीजें हैं। चैलेंज की बात करी जा रही है तो 10 मेजर कॉजेज हैं वर्ल्ड वाइड इसमें डेथ की, तो यहाँ पे 10वें नंबर पे आ रहा है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे गवर्नमेंट के यहाँ पे फेलियर भी नजर आ रही है। हाई कोइंसिडेंट और प्रिविलेंस बात करी जा रही है टीबी को लेकर के, क्यों यहाँ पे फेल होती हुई नजर आई? क्योंकि उनके जो प्लान है, पॉलिसीज हैं, इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो पा रहे हैं, अवेयरनेस नहीं हो पा रही है। चैलेंजेस की बात करी जा रही है, अवेयरनेस टॉप में हो जाती है, लोग अवेयर नहीं है इस चीज को लेकर के कि हमें टीबी हो भी सकता है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जा रही है, मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे जिस भी प्रकार से बात करी जा रही है। ड्रग रेसिस्टेंस भी एक प्रकार का इश्यू निकल के आ रहा है। पुअर नोटिफिकेशंस और ओवरऑल नेग्लिजेंस, यानी जनता इसको नेग्लेक्ट करती हुई नजर आती है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, अननरिशमेंट, एजुकेशन ऑफ पीपल, एलिमिनेशन ऑफ स्टिग्मा, मस्ट फॉर टीबी फ्री फ्यूचर। तो इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए, तब जाकर के हम सबसे पहले तो गरीबी और अंडर नरिशमेंट इसको हमें कम करना होगा, तभी जाकर के हम चीज़ों को सही कर पाएंगे। कोविड-19 के समय में इस प्रकार की सिचुएशंस आई तो हम अवेयरनेस तो इतना ज़्यादा फैला लिए, लेकिन यही सारी चीज़ें हमें टीबी में भी करनी होगी, तभी जाकर के हम ये चीज़ें अचीव कर पाएंगे। तो आशा करते हैं ये चीज़ें जो आपको बताया मैं वो क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीबी का जो सेट है डाटा आपको बताया ये 2025 तक है। ये सारी की सारी एनटीईपी जो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम RNTCP से कर दी गई है, ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। किस प्रकार से यहाँ पे जो सेप्टम है उसकी टेस्ट से यहाँ पे 50% सेंसिटिव कैन नॉट आइडेंटिफाई, यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। तो इस प्रकार की चीज़ें, नई नई चीज़ें भी आ रही हैं जो आपको टेक्नोलॉजी की मदद से आप नई चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोली जा रही है, 2014 के WHO गाइडलाइंस की बात करी जाए तो जेन एक्सपर्ट मॉलिक्यूलर टेस्ट शुड बी यूज्ड एज एन इनिशियल डायग्नोसिस। तो जेन एक्सपर्ट मॉलिक्यूलर टेस्ट और सेप्टम टेस्ट ये दोनों है, यानी आपका जो कफ हो रहा है उसका टेस्ट और जो मॉलिक्यूल का टेस्ट है उसका भी टेस्ट होगा, तो यहाँ पे सही प्रकार से रिपोर्ट निकल के आएगी। नेशनल टीबी प्रिवेलेंस सर्वे रिपोर्ट 19-21 तक क्या बता रहा है, 64% इंडिया ये टेस्ट कराते ही नहीं है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कैसे गोल को अचीव करेंगे, यही क्वेश्चंस निकल के आ रहा है। अच्छा, सस्टेनेबल गोल की बात करी है तो यहाँ पे डिटेलिंग देख लिया। सबसे पहले पॉवर्टी आती है, दूसरे में जीरो हंगर, तीसरे में गुड हेल्थ, यही सारी चीजें हैं जिसमें डाली गई हैं। क्वालिटी एजुकेशन चौथे में है, पांचवें में जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर सैनिटेशन, सातवें में अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, आठवें में डिसेंट वॉक, नौवें में इंडस्ट्री इनोवेशंस, 10वें में रिड्यूस इनइक्वालिटी दिया गया है। सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिकेशंस 11वें में आता है, ये मेरा फेवरेट सबसे ज़्यादा, क्यों तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शंस कोई भी कंट्री अगर करती है तो यहाँ पे रिसोर्स का, अर्थ के रिसोर्स का ध्यान रखेगी, अपने नीड के अनुसार कम से कम प्रोडक्शंस करेगी, तो अर्थ का क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशंस नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, रिसोर्सेस बनी रहेंगी फ्यूचर में भी, तो इंपॉर्टेंट होगी, आने वाली जनरेशन उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। क्लाइमेट एक्शंस की बात कर रहे हैं 13 में, 14 में लाइफ बिलो, 15 में लाइफ वन लॉन्ड, पीस जस्टिस 16 में आता है, वहीं पे सब लोग मिलके 17 में पार्टनरशिप करेंगे। अच्छा, ये जो गोल है कब शुरू हुई, तो 2016 से लेके 2030 तक इसका टारगेट था। इससे पहले क्या नहीं था क्या, तो इससे पहले भी था 2000 से लेकर के
2015 तक MDG गोल था। यह क्या था? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जानना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर कितने गोल आते हैं? तो यहाँ पे 17 गोल, जो कि अभी मैं दिखाया। दूसरा जो बातें बोली जा रही हैं, कितने इसके अंदर टारगेट है, तो 169 टारगेट आते हैं। ये चीजें याद रखिएगा। ये गोल के अंदर कई सारे टारगेट होते हैं, इसीलिए 169 टारगेट यहाँ पे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नूह में डिमोलिशंस हुआ है और यहाँ पे कई सारे लोगों का घर को यहाँ पे बुलडोजर से गिरा दिया गया है। लगभग 60 स्ट्रक्चर यहाँ पे हटाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ के वासी जो हैं, जो कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी से निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई समय नहीं बताया गया कि हम अपनी जो सामान है उसको खाली कर सकें। यहाँ पे इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट नोटिस तो प्रोवाइड करनी ही चाहिए, चाहे किसी भी कम्युनिटी की आप घर डिमोलिशंस कर रहे हैं। कोई भी हो, घर हो, दुकान हो, कोई डिमोलिशंस नोटिस तो जाता ही है। ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंबोडिया के यहाँ पे इलेक्टोरल बॉडी कंफर्म करी है क्या कि ये जो पीएम है हुन सेन, ये पुनः विन करके आ गए। इंपॉर्टेंट है, ये चीजें याद रखिएगा। इनका नाम क्या है? हुन सेन, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब कंबोडिया के यहाँ पे क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर हुन सेन बनेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। टेक्सास जज यहाँ पे टेम्पोररी तरीके से, परमानेंट नहीं, टेम्पोररी तरीके से लिफ्ट करी है बैन जो एबॉर्शन था। यानी पहले एबॉर्शंस यहाँ पे क्या किया था? बैन कर दिया गया था कि अब एबॉर्शंस नहीं करा सकेंगे। लेकिन माई बॉडी माई राइट्स कैंपेन कई बार चलाया गया यूएसए में, जिसके कारण यहाँ पे टेक्सास सबसे कनाडा के पास ये इसका एक प्रोविंसेस है, याद रखिएगा। ये अमेरिका के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं? तो ये एबॉर्शंस जो है अभी टेम्पोरली बैन करा दी गई है। इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से? तो ये कहीं ना कहीं क्रिमिनल चार्जेस जो हैं, ये थ्रेट आ रही हैं। इस प्रकार से फियर फैक्टर नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे क्रिमिनलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। इसकी वजह से लेकर के एबॉर्शंस को टेम्पोरली अलाउ कर दिया गया है। कहाँ पे? टेक्सास में। डॉक्सूरी तूफान याद रखिएगा कहाँ से निकला था? तो आपका फिलीपींस से ये चीजें निकला था, जो कि इंपॉर्टेंट है। कहां तक पहुंचा? तो आपके बता दें, ये फुजियान सिटी, जो कि चाइना का सिटी है, शहर है, वहां तक निकल के ये पहुंचा था। देख सकते हैं किस प्रकार से ये डेनुडेशंस, ये किस प्रकार से इनंडेशंस करता हुआ नजर आ रहा है। तो कई सारे लोगों की डेथ हो गई है, कई सारे लोग यहाँ पे घायल भी हैं, कई सारे लोग खो भी गए हैं। लॉन्गर जंपर जेस्विन एल्ड्रिन, इनका नाम याद रखिएगा। ये गोल्ड लिए अभी स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्ल्ड एथलीट कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज इवेंट, ये चीजें चली हैं कहाँ पे? बर्न में, स्विट्जरलैंड की राजधानी है। तो इंपॉर्टेंट है, कौन जीता है? तो जेस्विन एल्ड्रिन का नाम याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किस फील्ड से आते हैं? तो लॉन्ग जंप के लिए आते हैं, याद रखिएगा। द मार्च ऑफ द मुधोल, ये मुधोल क्या है? तो आप देख सकते हैं, ये एक प्रकार का लोकल ब्रीड है। कहाँ का? तो ये आपके कर्नाटका का लोकल ब्रीड है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कर्नाटका की ये चीजें क्यों इतनी हाईलाइट करी जा रही हैं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चंस निकल के आता है। तो आपको बता दें, ये जो मार्च वर्ड है वो सीधे सीधे आप कहीं ना कहीं आर्मी पर्सोनल से निकल के आता है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? इसको यहाँ पे इंडक्ट कर लिया गया है आर्मी में कि ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशंस का काम करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक निकल के आ रही है। क्या कि ये जो डॉग ब्रीड है, ये कर्नाटका के निकल के आ रहा है, जिसको मुधोल हाउंड भी बोला जा रहा है। तो ये बहुत ताकतवर भी है, बहुत इंटेलिजेंट भी है, बहुत शार्प माइंडेड भी है, एक्टिव भी है। इस प्रकार से ये स्ट्रॉन्ग, तो सारी की सारी खूबी इसमें पाई गई। रिसर्च में ये चीजें पता चली। तो कर्नाटका से निकल के ये ब्रीड आता है, मुधोल ब्रीड, और इसको आर्मी में इंडक्ट किया गया है। इस पर बहुत सारी अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत कार्य चल रहे हैं कि इस प्रकार से इसको इस्तेमाल किया जाएगा आर्मी में, पर्सोनल में इसका उपयोग, वो सारी चीजें देखी जा रही है। इसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा रही है, क्योंकि ये काफी एक्टिव, स्मार्ट और स्ट्रांग भी है। तो ये लंबे होते हैं, लंबे पूंछ के होते हैं मुधोल, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। काफी लंबे होते हैं, हाउंड की तरह इनको भी जाना जाता है। तो ये सारी डिटेलिंग थी। मुधोल जो ब्रीड है कर्नाटका से निकल के आता है, ये चीजें याद रखिएगा। कहाँ से? कर्नाटका के कहाँ से निकल के आ रहा है? तो यहाँ पे कैनाइन रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सेंटर कहाँ पे है? मुधोल में है। ये भी चीजें याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकता है। कैनाइन रिसर्च फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सेंटर, मुधोल, कर्नाटका।
न्यूज और फैक्ट्स को देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन ने पुनः ड्रोन से हमला किया है रसिया के टैंकर पे, जो कि ब्लैक सी नियर क्रीमिया यहाँ पे चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पे वार जो है वो चीजें रुक नहीं रही हैं, वहां पे होती चली जा रही हैं। 8 नेशंस अमेजोन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पे क्या है, ला लूला डि सिल्वा, ये कौन है, तो ये आपके प्रेसिडेंट है, कहाँ के, ब्राजील के प्रेसिडेंट है। ऑर्गेनाइज किए हैं मीटिंग, किस प्रकार से अपने हम क्या, तो जो अमेजोन की फॉरेस्ट है उसकी हम रक्षा कर सकते हैं, जो यहाँ पे लंग ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है, यानी ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है। सेल्वा फॉरेस्ट यहीं पे है, कैंपोज यहीं पे है, ग्रैंड चाको यहीं पे है, ये सारी इंपॉर्टेंट है एरिया, आपके ब्राजील एरिया से निकल के आती है। COP30 की भी मीटिंग यही करने वाले हैं, याद रखिएगा, जो 2025 में होस्ट होगी। ये भी इंपॉर्टेंट बातें निकल के आ रही हैं, कौन करेगा, तो ब्राजील करेगा COP30 की यूएन क्लाइमेट टॉक, याद रखिएगा। इंडिया यहाँ पे वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 17 ईयर ओल्ड अदिति स्वामी और 21 ईयर ओल्ड ओजेस डेल्टोल यहाँ पे जीते हैं क्या, तो यहाँ पे गोल्ड जीते हुए नजर आए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। बर्लिन में ये चीजें चली हैं। कुप्पाराम श्रेया हरीश, ये एक इंपॉर्टेंट राइडर थे जो कि भारत से निकल के आते हैं 13 साल की उम्र में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु से निकल के आते हैं भारत से, लेकिन ये इनकी अभी एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। तो MRF, MFSC, FMCI यहाँ पे चीजें चल रही थी, मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप 2023, जो कि मद्रास इंटरनेट सर्किट में पड़ती हैं। इनका नाम याद रखिएगा, श्रेयास हरीश, इनकी डेथ हो गई है यहाँ पे। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जब बात चली आई तो उसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे हम बैकग्राउंड डिटेलिंग मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की। तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व एक नेशनल पार्क भी है, याद रखिएगा। नेशनल पार्क बनने के बाद इसको टाइगर रिजर्व भी बनाया गया। नीलगिरी माउंटेन रेंज में तमिलनाडु के साउदर्न इंडिया में ये पड़ता है, याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट अगर बात करी जाए तो यहाँ पे शेयर करती है बाउंड्री विद स्टेट ऑफ कर्नाटका और केरला, याद रखिएगा, ये केरला कर्नाटका से बाउंड्री टच करती है। यहाँ पे क्या है, इसका पार्ट जो एरिया प्रोटेक्टेड है 1940 से प्रोटेक्टेड एरिया नेशनल पार्क यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में बना, उसके बाद से ही यहाँ पे टाइगर रिजर्व 2007 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया। 86 में नीलगिरी बायोस्फीयर हो जा रहा है और 2007 में टाइगर रिजर्व बना दिया जा रहा है। एक रिवर गुजरती है नीलगिरी टाइगर, ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व से, उसका नाम क्या है, तो मोयार रिवर यहाँ से गुजरती है, जो इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी भी हैं, यानी सहायक नदी भी हैं। ये बॉर्डर करता है कहाँ से, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि इंपॉर्टेंट है, और वेस्ट में ये चीजें पड़ती हैं। तो यानी अगर ये आपका तमिलनाडु है तो वेस्ट में ये वायनाड वाला पड़ता है, जो कि केरला आ जाता है। नॉर्थ में अगर बात करी जाए तो बंदीपुर नेशनल पार्क पड़ता है, जो कि कर्नाटका आ जाता है। सिगुर फॉरेस्ट रिजर्व यहाँ पे ईस्ट में पड़ता है। साउथ में ये सिंगारा रिजर्व फॉरेस्ट पड़ता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है जो चीजें आपको बतानी थी। थेपाकाडू एलिफेंट कैंप, ये वन ऑफ द एशिया की ओल्डेस्ट एलिफेंट कैंप है, जहाँ पे आपकी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुंची हैं और ये चीजें यहाँ पे हाथी वाले कैंप में पहुंची हैं। तो मुदुमलाई नेशनल पार्क टूरिस्ट अट्रैक्शंस पॉइंट है बहुत सारे। इस कैंप का जो एलिफेंट कैंप है 1910 में इसको इस्तेमाल किया जाता था टिम्बर ट्रेडर के द्वारा। तो जो लकड़ियों का व्यापार करते थे वो इस हाथी का इस्तेमाल किया करते थे। अब लोकेशंस देख लिया जाए जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्या है, ये आपका बाउंड्री है, ये कर्नाटका है, ये आपका तमिलनाडु है, ये आपका केरला है। तो वायनाड वाले डिस्ट्रिक्ट इस जोन में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, यहीं पे ये चीजें पड़ती है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो कि इंपॉर्टेंट है, ये नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत चीजें आ जा रही हैं। आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल का नाम सभी लोग जानते होंगे। इन्हीं के समकक्षी यहाँ पे यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे होस्ट किए गए हैं। यहाँ पे सऊदी प्राइम मिनिस्टर क्राउन, जो कि क्या नाम है उनका, मोहम्मद बिन सलमान। तो यहाँ पे ये चीजें होस्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से पीस कॉन्फ्रेंस लेकर के आया जाए यूक्रेन में, ये सारी चीजें लेकर के चल रही हैं। यूक्रेन एम्बेसी यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही है यहाँ पे, तो यूक्रेन एम्बेसी की बातें बोली जा रही हैं। नए एम्बेसडर भारत में आ रहे हैं। तो डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर बहुत पहले थे ये, अब क्या है यूक्रेन के मेजर जनरल यहाँ पे जो कि अलेक्जेंडर पोलिश्चुक जो रिटायर्ड हो चुके हैं, अब ये एम्बेसडर के रूप में, राजदूत के रूप में भारत में आ रहा है। तो दिल्ली में ये 8 अगस्त तक आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
Kalgachiya is a town of about 30,000 people, मोस्टली बंगाल ओरिजिन मुस्लिम यहाँ पे रहते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कलगचिया ये कहाँ पे है? आपके आसाम में है, जो कि इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बारपेटा डिस्ट्रिक्ट। जो मणिपुर की वायलेंस है, तो मणिपुर में आपको बता दें इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी वहाँ पे होती है, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। तो मितई कुकी इंग्लिश यहाँ पे बोलती हुई नजर आ रही हैं। कलगचिया में बहुत सारे प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पे उनके लिए नई अपॉर्चुनिटी हो गई है, जो कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ चल रही है अभी। कलगचिया का लोकेशन याद रखिएगा, वहाँ पे उनको जॉब मिलती हुई नजर आ रही है। तो 30,000 पीपल को यहाँ पे इस टाउन में जॉब मिलती हुई नजर आ रही है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आज इंपॉर्टेंट एक रिवर कवर किया जाएगा, गंडक रिवर, जो कि देखेंगे गंडक रिवर की पूरी डिटेलिंग कवर कर दूंगा मैं। अब ये इसको किस नाम से जाना जाता है? तो नारायणी, गंडकी, काली गंडकी, सब इसी को ही बोला जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट रिवर है। मेजर रिवर है ये, वन ऑफ द मेजर रिवर नेपाल की मानी जाती है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा की मानी जाती है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या हो गई? अगर गंगा फ्लो कर रही है तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ये हो गई, आकर के इधर से ऊपर से इस नदी में मिल जाती है। बेसिन की बात करी जाए यहाँ पे, तो ये 3 माउंटेन को कवर कर रही है, और यहाँ पे 8,000 मीटर की ऊंचाई से ये चीजें चलती हैं। तो धौलागिरी, मनसालू पर्वत, अन्नपूर्णा, ये सब 8,000 प्लस की चोटियां हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। धौलागिरी हाईएस्ट पॉइंट है गंडकी बेसिन्स की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनता है। रिवर जो है ये हिमालय से भी पुराना रिवर है। काली गंडकी रिवर के रूप में ये निकल के आती है, हिमालय से भी पुराना ये चीजें हैं। अब ये चीजें टेक्टोनिक एक्टिविटी जो फोर्स किया है माउंटेन को ऊपर उठने के लिए, यानी जो आपका प्लेट की बातें कर रहे हैं हम, तो जो आपका इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, उसमें जाकर के टकरा रहा है। तो यहाँ पे जो हिमालय है यहाँ पे राइज होता हुआ नजर आ रहा है। हिमालय अभी यंग है, अभी ये बिल्कुल ही यूथ स्टेज में है हिमालय। ये आने वाले समय में कितना किलोमीटर तक जाएगा, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ये कोई नहीं जानता। अभी तो 8 साढ़े 8 किलोमीटर तक ये चीजें पहुंच गई हैं, 9 किलोमीटर के आसपास पहुंच रही हैं। 884 मीटर इसकी हाइट बोनी जा रही है। चाइना भी रिसेंटली मेजर किया है, तो 8849 के आसपास लगभग आ गया है। यहाँ पे इसकी जो सोर्स है ना नदी की, ये क्या है? तो हिमल ग्लेशियर से निकल के आती है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गंडक जो रिवर है वो इंडिया में प्रवेश कहाँ पे करती है? तो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि बॉर्डर है नेपाल से, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये डिस्ट्रिक्ट मानी जाती है। यहीं से वो जो डिस्ट्रिक्ट है, जो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट, यही बॉर्डर एरिया है जहां से आपको बता दें लोग आते जाते रहते हैं इंडिया और नेपाल में। यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं? तो ये 25 किलोमीटर के आसपास डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कवर करती है, और कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में भी ये अपना इंटर करती हुई आपको बिहार में प्रवेश करती है। गंडक फ्लो करती है साउथ ईस्ट 300 किलोमीटर, और गंडक गंगेटिक प्लेन में बिहार के भी जाकर के वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट होती हुई गंगा में जाकर के मिलती है। कहाँ पर? पटना में। डाउन स्ट्रीम हो जाती है वहां पे हाजीपुर, सोनपुर के आसपास मिल जाती है। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की बात करी जाए तो त्रिशूली इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। राइट ट्रिब्यूटरी की बात करी जाए तो काली गंडकी इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है। तो ये इसी की रिवर है, जो कि इसी नाम से जानी जाती है। सारी की सारी डिटेलिंग यहाँ पे दे दिया। अब देखेंगे रिवर चलती कैसे है, कहाँ से निकल के आती है। तो ये आपको गंडकी रिवर यहाँ पे मैं बताया, पटना में आकर के ये मिल जा रही है। कैसे? तो आपका ये गंगा है, गंगा ऐसे बहती हुई आ रही है, पटना में पहुंचती है। अब ये रिवर कहाँ से निकलती है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए त्रिशूली रिवर में मिल रही है यहाँ पे, और बहुत सारे रिवर यहाँ पे काली गंडकी के नाम से यहाँ पे निकल के आ रही है, और गंडकी यहाँ से इस एरिया में आती हुई निकल के ये गंडकी रिवर कहलाने लगती है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। यही महाराजगंज वाली डिस्ट्रिक्ट है जो आपको मैं लोकेशंस दिखा रहा हूं। तो ये महाराजगंज और बिहार इस प्रकार के लोकेशंस यहीं पे टच करते हैं। इस प्रकार से आकर के ये पटना में मिल जाती है, मर्ज जाती है गंगा में अल्टीमेटली। तो ये सारी डिटेलिंग थी, आशा करते हैं चीजें कवर हो गई होंगी। चलिए ग्लोसरी देखते हैं। तो कैडवर का क्या मतलब होता है, जो कि इंपॉर्टेंट आज है। तो इसका नाम सौ या लाश होता है, इसका मतलब हिंदी मीनिंग बता रहा हूं। अब इसका सिनोनिम्स क्या होता है, तो कॉर्प्स, बॉडी, डेड बॉडी, रिमेन्स, कैरकस, ये इसकी सिनोनिम्स हो गई। एंटोनिम्स की क्या बातें बोली जा रही है, तो लिविंग, अलाइव, पर्सन, ये इसके एंटोनिम्स हो गए, विपरीत शब्द हो गए।
एनिग्मेटिक का क्या हिंदी होता है, तो रहस्यमय तरीके से एनिग्मेटिक बोला जाता है। पहली पूर्ण। अच्छा, आप लोग कोई भी वर्ड मीनिंग यहाँ पे अगर याद कर रहे हैं तो आपको बता दे एक चीज, वो आप अपने प्रैक्टिस में जरूर लाइएगा। इससे क्या होगा, आपको वो चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स क्या दिया गया है यहाँ पे, तो मिस्टेरियस, पजलिंग, हार्ड टू अंडरस्टैंड, जल्दी कोई चीजें समझ में ना आए, बहुत रहस्यमय तरीके से वो चीजें हों। मिस्टिफाइंग, इनएक्सप्लिकेबल, बैफलिंग, परप्लेक्सिंग, bewildering, confusing, impenetrable, inscrutable, incomprehensible, unexplainable, unfathomable, indecipherable, delphic, oracular, ambiguous, इस प्रकार की चीजें यहाँ पे सिनोनिम्स दी गई हैं। एंटोनिम्स की बात करी जाए तो ये बहुत क्लियर हो जाते हैं, सिंपल हो जाते हैं, एक्सप्लेनेशंस क्लियर हो जाती हैं। ये थी सारी डिटेलिंग जो आपको मुझे बताना था। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये सारी डिटेलिंग आपको दे दिया हूं। आशा करते हैं वीडियोज आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने कलीग, फ्रेंड्स, रिलेशंस में ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट इस चीज की तैयारी कर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।